स्टडी एंड गोल के जो पहले मॉड्यूल में जिसमें हम एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं, आप सभी का वार्म वेलकम है। तो आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पॉलिटी का चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं। बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, या फिर क्लास 6 की जो बुक जिस भी आप मीडियम में पढ़ते हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, आपको उसको एज ए रेफरेंस फॉलो करना है। उसकी पीडीएफ को या तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना है या फिर आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट से ले लेना है। एक बार उसकी रीडिंग करनी है, उसका क्रक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। कहाँ पर से सिंगल लाइन क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू आंसर से बन सकता है, और किस पॉइंट को हमने मेंस में एज ए फॉर्डर मटेरियल यूज़ करना है, वो मैं आपको बताते जाऊँगा। एट लास्ट में ये जो पीडीएफ बन रही है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और ये इसमें जो मार्क रहेगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा या इसको आपने फॉर्डर मटेरियल की तरह यूज करना है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का पॉलिटी का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 1 है वो है डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी के बारे में। हिंदी मीडियम के बच्चे देख सकते हैं विविधता और जो हम भेदभाव करते हैं उनके बारे में ये चैप्टर है। तो सबसे पहला ही जो चैप्टर आपको दिखेगा वो है विविधता की समझ। मतलब आपको समझना है कि डाइवर्सिटी क्या होती है। इसमें दो बच्चों की कहानी है, समीर 1 एंड समीर 2। इसको आपने देखिए एनसीईआरटी को आपने ज़रूर फॉलो करना है, ताकि उससे जो बेसिक चीज़ें आपकी एक स्टोरी बनती रहे और आपके माइंड में चीज़ें क्लियर होते रहे। तो समीर 1 एंड समीर 2 की कहानी है। समीर 1 एक स्कूल जाने वाला बच्चा है और समीर 2 जो है वो एक डिफरेंट कम्युनिटी से आता है, वो मुस्लिम कम्युनिटी का है, और उसका वो जो है वो स्कूल नहीं जाता है, वो अखबार बेचता है। तो उन दोनों की कहानी से ये शुरू होती है। और सबसे पहला ही जो इसमें पॉइंट बताया गया है वो है विविधता। विविधता क्या होती है और गैर बराबरी क्या होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका मेंस का है फॉर्डर मटेरियल में। जैसे आप देखते हैं कि यूकेपीएससी में जो लोअर में होता है उसमें ये 2.5 मार्क्स में आ सकता है, अपर में पॉलिटी के पेपर में ये 2 नंबर में आ सकता है, छोटा क्वेश्चन। बड़े में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से और अचानक से आगे की गैर बराबरी के बारे में लिखिए तो हो सकता है बहुत जल्दी क्लिक ना करे। तो ये पॉइंट को आप देख सकते हैं यहाँ पे, गैर बराबरी, असमानता, इनइक्वालिटी। इंग्लिश में एकदम से ईजी आप इसको देख सकते हैं, इनइक्वालिटी है ये। इनइक्वालिटी में क्या होता है कि दो लोगों को बराबर के मौके नहीं मिल रहे हैं। एक अमीर है, एक गरीब है, दोनों कहीं से भी बराबर नहीं है। एक के पास रिसोर्सेज की अच्छी पहुंच है, दूसरे के पास रिसोर्सेज की पहुंच नहीं है। तो ये विविधता नहीं है, ये असमानता है। ठीक है, सिंगल पॉइंट में इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा एमसीक्यू में, लेकिन ये क्वेश्चन आपका लोअर एंड अपर में 2.5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकता है। सीधे सीधे पूछ देगा कि असमानता क्या होती है, विविधता और असमानता में अंतर बताइए। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने क्लियर किया गैर बराबरी या इनइक्वालिटी, वो क्या है कि जब दो लोगों को बराबर के मौके ना मिले उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी, वो विविधता नहीं है। इसको आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे कि ज़मीन है पैसे नहीं है, और दूसरा ये इंग्लिश मीडियम में है, जैसे रिच पुअर दोनों के बीच में इनइक्वालिटी है। कास्ट सिस्टम, दोनों को बराबर मौके नहीं मिल रहे हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पे। अगला जो चैप्टर है, अगला जो इसमें टॉपिक है वो खुद में विविधता है। मतलब जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं वो विविधता यहाँ पे शुरू हो रही है। विविधता क्या है, एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि लोग कैसे एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह बाहर निकले, और कैसे जो उनकी जो पुरानी जो चीज़ें थी उसमें नई चीज़ें ऐड होते गई। विविधता, जैसे कहा जाता है कि भारत विविधताओं का देश है। इसका मतलब ये है कि अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी वो तो चलती रही, साथ में जो नए लोगों की चीज़ें हैं जहाँ वो जाकर बसे, वहाँ की कुछ चीज़ें अपनाई, वहाँ की कुछ चीज़ें उन्होंने दूसरे जो समाज को दी, तो उसको क्या कहते हैं विविधता। लोग जब किसी नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो रहन सहन में जो थोड़ा बहुत बदलाव आता है तो उसको कहते हैं विविधता। जैसे आप पंजाब में देखेंगे, दिल्ली में आप देखेंगे तो दिल्ली में आपको बहुत सारी विविधताएं मिलेंगी, क्योंकि आसपास के इलाके में यूपी, पंजाब, हरियाणा, नोएडा और उत्तराखंड, हिमाचल, तो यहाँ सबका कल्चर आपको दिल्ली में मिक्स मिलेगा। तो ये विविधता, तो एक बेसिक अंतर हमने समझ लिया कि विविधता क्या है और इनइक्वालिटी या असमानता क्या है। ये फॉर्डर पॉइंट्स आपको इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। अब देखिए आप एमसीक्यू जहाँ से बनता है,
तो जब हम विविधता के बारे में आगे पढ़ते हैं तो जो बुक है उसमें ये बताया गया है कि कैसे लद्दाख की चीज़ों में और केरल के लोगों में जो विविधता है। तो लद्दाख देखिए क्या है, लद्दाख में बारिश नहीं होती है, रेगिस्तान है, ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। ये देखिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिल गया जो आपसे सिंगल पॉइंट्स में पूछा जा सकता है, चाहे वो कांस्टेबल पे हो, ROR पे हो, लोअर अपर पीसीएस में हो, या फिर यूके ट्रिपल एस सी, यूके PSC या NCERT के किसी अदर एग्जाम्स में हो। कि पश्मीना ऊन किससे मिलती है? सबसे पहले ये कहाँ है? पश्मीना ऊन से शॉल बनती है और ये हमें किससे मिलती है? ये हमें बकरी से प्राप्त होती है। तो बेसिक पॉइंट है। उसके बाद जो प्राचीन समय में ये तिब्बत का मार्ग था, तिब्बत में बौद्ध धर्म लद्दाख मार्ग से ही फैला था। लद्दाख को हम छोटा तिब्बत कहते हैं। केसर सागा क्या है? तिब्बत का एक ग्रंथ है जो लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिम दोनों मिलकर गाते हैं और इस पर नाटक खेलते हैं। तो ये सारों के सारे 5 जो पॉइंट है, इससे कोई भी MCQ बन सकता है। इसके बाद आता है हम केरल में। केरल के बारे में थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी को आप रीड कर सकते हैं कि सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल में आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत हैं सेंट थॉमस, वो लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे। तो ये भी एक तरह का MCQ हो गया। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उसके अलावा इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत को उन्होंने मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे थे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था। ये थ्योरी मैंने आपको बता दी है। अब इससे यूके ट्रिपल एस सी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट कर रखा है कि दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। इस बार जो आपने यूके ट्रिपल एस सी का वीडियो का पेपर क्वेश्चन देखा था, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। सेम क्वेश्चन नहीं था, बट उसमें ये क्वेश्चन था कि 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में किस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। तो कभी भी ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है कि केरल और जो लद्दाख है, क्या उन दोनों के क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारी ने प्रभावित किया था? तो लद्दाख में तो आप चीन गैस कर लेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि केरल में चीन से शायद ना आए हों। तो ये एक फोल्डर पॉइंट है NCERT का, इसको आप पढ़ सकते हैं। जरूर नहीं किया है, लेकिन एक बार नज़रों के सामने से निकाल लीजिए। इसके बाद यहाँ से MCQ बनता है। देखिए, वैसे तो ये बहुत कॉमन किताब है, भारतीय खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किसने लिखी है? ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी हुई है। और इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में? इसमें ये कहा है कि जो हमारी विविधता है वो किसी और द्वारा थोपी हुई चीज़ नहीं है, लेकिन ये हमारे ही अंदर से ये बनी हुई है। तो ये जो पॉइंट है, इसको आप जो विविधता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एक बहुत ऐसे का फेमस टॉपिक है, उसमें लिख सकते हैं ROR लोअर एंड अपर। तो उसमें तीनों में फोल्डर मटेरियल देखिए यूज हो सकता है, ये जो स्टेटमेंट है। दूसरा, UP PCS में पिछले 2 साल से 2021 में और 2022 में एक बार आई थिंक सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट आ चुका है, एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट आ चुका है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट हैं आपको एक बार इनको पढ़े रहना चाहिए, क्योंकि PCS में अब अगर उत्तराखंड PCS ने UP PCS का पैटर्न फॉलो किया तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये स्टेटमेंट किसने दिया हुआ है। तो ये एक स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू जी का भारत की एकता को लेकर, कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं ने स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा MCQ है, देखिए, यह नेहरू थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया था। तो छोटे एग्जाम्स पे ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पहली बार अनेकता में एकता का जो विचार है वो किसने दिया था? तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था, क्योंकि एकीकृत करने का श्रेय उन्हें जाता है। लेकिन ये NCERT क्लास 6 का पहले चैप्टर का एक स्टेटमेंट है कि जो अनेकता में एकता का विचार है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया हुआ था। तो ये हमारा जो क्लास 6 का चैप्टर 1 है, उसको आप रीड कर लीजिए एक बार, और उसका जो क्रक्स मटेरियल है वो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब सेम यूनिट में जो सेकंड चैप्टर है वो है विविधता और भेदभाव।
जब विविधता आप देख चुके हैं कि विविधता कैसे आ रही है, जब एक जगह के लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ की कुछ चीज़ों को अपना रहे हैं, अपनी कुछ चीज़ों को वहाँ दे रहे हैं, तो उसे विविधता आ रही है। इनइक्वालिटी या असमानता या गैर समानता क्या है? जब दो लोगों को बराबर के मौके नहीं मिल रहे हैं तो इनइक्वालिटी है या गैर समानता है। तो 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट जो है वो है पूर्वाग्रह या प्रिजुडाइस। अब ये क्या है? ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि 2 नंबर पे या 2.5 नंबर पे पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन SSC या PSC पूछता है, इवन RAS के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि ये पूर्वाग्रह क्या होता है। जब हम किसी के बारे में एक पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। जैसे आप NCERT को आपने पढ़ना है तो उसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि बहुत बार कहा जाता है कि लड़के जो हैं वो शारीरिक रूप से मजबूत होती हैं, लड़कियां जो हैं वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं। या लड़कों को जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि रोते नहीं हैं लड़के, या वो मानसिक रूप से इतने सुदृढ़ होते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में रोते नहीं हैं। तो ये एक पॉइंट है, ये क्या है? हमारा पूर्वाग्रह है। दूसरा MCQ अगर टफ लेवल पे बनाने पे आए कि जो ज़्यादातर जो पूर्वाग्रह होते हैं ये नकारात्मक होती हैं, तो ये पूछ सकता है कि जो पूर्वाग्रह होते हैं क्या वो सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक होते हैं, या कुछ स्टेटमेंट के रूप में दे सकता है। तो आपको लगेगा कि जो पूर्वाग्रह हैं जो हम पहले सोचते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बहुत बार हम बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, तो आपको लगेगा कि ये दोनों वे में हो सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि ज़्यादातर ये क्या होती है? नकारात्मक होती है। ठीक है, तो ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, जिनको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। ये वर्ड आपने सुना होगा स्टीरियोटाइप्स में, कि जब क्या होता है हम पुरानी चली हुई मान्यताओं के आधार पर आगे की चीज़ों को स्वतः सिद्ध करने लग जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, कि पहले से ही हम एक सोच रखते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा। जैसे किसी खास देश या धर्म या लिंग या संप्रदाय वाले व्यक्तियों को हम कहते हैं कि या तो ये कंजूस होगा, या अपराधी होगा, या बेवकूफ़ होगा। तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, बस ये एक छोटे से टर्म्स हैं, इनको आप एक बार नज़र से गुजार लीजिए, 2-3 बार इनको पढ़े रहिए, ताकि अगर आपको भी मेंस वगैरह में बैठें तो एकदम से अगर ये सामने आंखों के सामने है तो वहाँ पे आप बिल्कुल एक तरह से बोलते हैं इसको गप ना मारें, आप बिल्कुल उसके फोटो पॉइंट्स लिखें जिससे आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है असमानता और भेदभाव। मतलब अगर कहीं पे असमानता है, इनइक्वालिटी है, तो वहाँ पे भेदभाव कैसे आएगा? अब देखिए यहाँ पे असमानता के बारे में बता रहे हैं, डाइवर्सिटी के बारे में नहीं, विविधता के बारे में नहीं। तो असमानता क्या होती है? असमानता मैंने आपको बताया था, या गैर समानता, इनइक्वालिटी, जब दो लोगों को मौका नहीं मिलते हैं तो उसके आधार पर कैसे भेदभाव होता है। तो ये बोल रहे हैं कि भेदभाव तब होते हैं जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं को आधार पर व्यक्त करते हैं। जैसे भारत में भेदभाव का सबसे जो एक बेहतरीन उदाहरण है वो कास्ट सिस्टम का है, जाति व्यवस्था का। क्योंकि लोगों ने पहले से मान लिया था कि जो इस जाति में जन्म लेंगे वो एक विशेष काम ही करेंगे। जैसे ब्राह्मणों के लिए पूजा पाठ, उनमें वो पूजा पाठ ज़्यादा कर सकते हैं। जो वैश्य समुदाय है, क्षत्रिय समुदाय है, वो शारीरिक रूप से मजबूत होता है। तो ये जो हमारा है, हमने पूर्वाग्रह बनाया था, इसके बेसिस पे असमानता भी हुई और भेदभाव भी हुआ। तो ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये आपने डेली लाइफ में सारी चीज़ें देखी होंगी। भेदभाव को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। हेलो एवरीवन, स्टडी एंड गोल के NCERT मॉड्यूल लेक्चर्स में आप सभी का वार्म वेलकम है। हमने क्लास 6 की पॉलिटी की क्लास अभी शुरू की है NCERT मॉड्यूल के ऊपर। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया था। आपको इसकी जो NCERT की ओरिजिनल PDF होती हैं उसको चाहे आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड करें, या फिर अगर आपके पास हार्ड कॉपी हो तो आप उसको फॉलो करें, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूंगा और उसमें मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा पॉलिटी की, या आगे भी जो वीडियोस आएंगी उसकी। उसको आपने एक बार थोरोली पढ़ना है, लाइन बाय लाइन।
और जो उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो क्रैक्स हैं या कुछ टर्म्स हैं, उन्हें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एनसीईआरटी में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें स्टोरी बताई गई है या छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो यूज किए गए, तो उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जो सिंगल डे एग्ज़ाम में आ सकते हैं एमसीक्यू, उन्हें डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड जो हमारा सेक्शन होगा कि हम आरओ एआरओ लोअर एंड अपर पीसीएस के लिए उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं, उनका जो मटेरियल है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सेकंड बात एक और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत बार क्या होगा कि पॉलिटी में पढ़ते समय आपको ये लगेगा कि ये बिल्कुल थ्योरी है, इसके एमसीक्यू नहीं बन सकते। मैं भी मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के एमसीक्यू नहीं बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, कुछ एक थ्योरी बेसिस पे चलेगी, तो अभी हम इसको कवर करेंगे। हाँ, जहाँ पे एमसीक्यू इम्पोर्टेंट होंगे मैं वहाँ पे आपको ज़रूर करवाऊँगा। जो आपने ट्रेडिशनल अभी तक पढ़ा हुआ है पॉलिटी के लेक्चर्स में कि मूल अधिकार पढ़ा दिए, अनुच्छेद पढ़ा दिए कुछ बहुत, वित्त आयोग के, इलेक्शन कमीशन के, फाइनेंस कमीशन के, बजट क्या है, और कुछ बहुत आर्टिकल्स रट लिए, कुछ बहुत नियुक्तियाँ रट ली। वो देखिए मैं भी वो करा सकता हूँ, मेरे लिए वो इजी रहेगा क्योंकि उस पैटर्न पे ज़्यादातर वीडियो आपको, ज़्यादातर जो आपने नोट्स पढ़े होंगे या बुक्स पढ़े होंगे वो उसी पैटर्न पे मिलती हैं। बट यहाँ पे हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के थ्रू चलेंगे। सेकेंडली एनसीईआरटी में पॉलिटी में आपको थोड़ा बहुत लग सकता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन ये अभी हम बेस बना रहे हैं। ज्योग्राफी जब आएगी, हिस्ट्री जब आएगी, इकोनॉमिक्स जब आएगी, तब तक आप कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी को ये समझ चुके होंगे, और तब तक हम क्लास 6, 7, 8 की पॉलिटी कवर कर चुके होंगे। तो आने वाले लेक्चर्स में ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। हम पॉलिटी का क्लास 6 कवर कर रहे हैं, ये उसके कंटेंट हैं जो आप देख सकते हैं। विविधता और भेदभाव, विविधता की समझ, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज हम गवर्नमेंट क्या है और थोड़ा बहुत पंचायत राज के ऊपर एक नज़र डालेंगे। तो देखिए गवर्नमेंट क्या है, इसमें बहुत सारी थ्योरी है जो एनसीईआरटी के मॉड्यूल में आप देखेंगे। सेकेंडली क्या है, इसमें अगर आपके लिए एमसीक्यू तो बहुत इससे नहीं दिखेगा आपको कोई टफ, लेकिन जो इसका जो फोटो मटेरियल है कि गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये आपको जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, राइटिंग क्वेश्चंस अपर लोअर एंड आरओ में, वहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ के लिए जो मटेरियल है वो आपको आगे प्रोवाइड किया जाएगा। बस यहाँ पर एक नज़र डाल के चलिए यहाँ पे कि सरकार का काम क्या होता है कि देश के विभिन्न निर्णय लेना और कार्य करना, सड़क, स्कूल, शिक्षा, रक्षा, परिवहन आदि क्षेत्रों पर कार्य करना। इसके बाद सरकार के स्तर बताए गए हैं। सरकार के 3 स्तर होते हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। इसके बाद सरकार और कानून के बारे में बताया गया है कि सरकार जो होती है वो कानून बनाती है, लोगों को बाध्य करती है, जुर्माना लगाकर, सज़ा देकर। तो ये इसके बारे में बताया गया है। प्रॉपर ये थ्योरी है, आप इनको एक एक बार नज़र के हमसे गुजार सकते हैं। ये इंग्लिश में मटेरियल है। सरकार के प्रकार, देखिए सरकार 2 तरह की होती है, लोकतांत्रिक और राजतंत्रीय। इसके क्वेश्चन भी वैसे बहुत टफ चांस है कि ये एमसीक्यू में आपको मिल जाए। तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, आप जानते हैं कि जो लोगों द्वारा ही चुनी जाती है। राजतंत्र में एक राजा या रानी स्टेट का हेड होता है। लोकतंत्र में सरकार जो काम करती है वो लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है, क्योंकि हर 5 या 5 साल में सरकार को बदल दिया जाता है लोगों के द्वारा। लेकिन राजतंत्र में जो राजा हैं वो अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है उनका नहीं होता है। तो ये एक थ्योरी इसके बारे में बताई गई है। दूसरा, कल के जो लेक्चर आपने देखा होगा, तो कल मैंने बताया था कि बहुत बार पीसीएस में, अपर पीसीएस में, यूपी पीसीएस में अब स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो एक गांधी जी का स्टेटमेंट है कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पहले जो है वो हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। तो गांधी जी ने अपने जो यंग इंडिया है, जो उनका साप्ताहिक एक न्यूज़पेपर था, उसमें उन्होंने ये एक पॉइंट रखा था।
तो इसको एक बार आप नज़रों के सामने से गुजार रही है कि गांधी जी ने कहा था कि मैं उस आदमी को, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह तो वोट दे सकता है, लेकिन जो व्यक्ति गरीब है और जिसके पास संपत्ति नहीं है लेकिन चरित्र अच्छा है और वो वोट नहीं दे सके, तो इसके बाद में वोट देने के लिए गरीबों को भी लिया गया था। अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, देखिए मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ पे लोअर एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे सिंगल डे एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो कनिष्ठ सहायक या पुलिस कांस्टेबल में जहाँ से एमसीक्यू बन सकता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो एक इसमें पॉइंट आया है सफरेज मूवमेंट, इसीलिए हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर कभी एक ऐसा पॉइंट आ गया बुलेट में, थ्योरी के बीच में भी एक ऐसा पॉइंट आपको दिख जाएगा जहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। तो ये पूछ सकते हैं कि सफरेज मूवमेंट क्या था। तो सफरेज मूवमेंट आप देख लीजिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो सैनिक हैं, वहाँ के जो पुरुष हैं वो एज ए सैनिक लड़ने चले गए थे। तो कुछ काम जिन्हें महिलाएं कर सकती थी, जो जिन्हें पहले पुरुष करते थे और महिलाएं कर सकती, तो महिलाओं ने वो किया था। तो महिलाओं को एक तरह से पुरुषों के साथ बराबरी का यहाँ पर रिलेशन आया था और उसके बाद उन्होंने एक वोट देने का अधिकार मांगा था। तो यहाँ के जो एमसीक्यू हैं मैं आपको बताता हूँ, इन एमसीक्यू का आप नोट कर लीजिए। दूसरा पढ़ने का तरीका, जो सिंगल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो सारे ही एमसीक्यू आपने सारे ही स्टेज में फेस करना है। तो जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एमसीक्यू हैं, इन्हें आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा। बट पीडीएफ में क्या होगी, थ्योरी होगी। तो अगर आप एमसीक्यू के थ्रू जाना चाहते हैं तो कुछ एमसीक्यू को आप लिख सकते हैं। दूसरा एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि देखिए ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, ये आपके प्रिंटेड नोट्स नहीं हैं। तो जहाँ पर मुझे ज़रूरी लगेगा तो मैं आपको हाथ से लिख के भी नोट्स प्रोवाइड करूँगा आगे भी लेक्चर्स पे। पॉलिटी के साथ हमने शुरू इसीलिए किया है क्योंकि पॉलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें अलग हैं एनसीईआरटी से, मतलब आप उनको लक्ष्मीकांत बुक से या अदर जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वहाँ से भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, तो मुझे काफ़ी सारा कंटेंट वहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैप्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो इसलिए थोड़ी बहुत आदत अभी डाल रही है कि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं आप इनको भी एक बार देखना है। ये नहीं समझना है कि ये प्रिंट नोट्स नहीं है तो काम ऐसे चल रहा है, नहीं, ये बहुत सोच समझ के यहाँ पे बनाए गए। देखिए सफरेज मूवमेंट के बारे में बताता हूँ। समय किस समय हुआ था, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। कारण महिलाओं को उस समय वोट नहीं देने दिया जाता था, तो महिलाओं ने ये सफरेज मूवमेंट शुरू किया था। सफरेज का मतलब है राइट टू वोट, वोट का अधिकार महिलाओं को। अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था 1920 में, ब्रिटेन में मिला था 1928 में। सारे के सारे पॉइंट एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा, पिछली जगह एक जगह यंग इंडिया के बारे में आपने थोड़ा बहुत देखा था कि गांधी जी ने अपने एक जो पत्रिका है उसमें कहा था। तो यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया एक साप्ताहिक वीकली जर्नल था और इसमें क्या था, इसको शुरुआत किया था होम रूल लीग ने, होम रूल पार्टी ने। लाला लाजपत राय जी ने इसका 1916 में इसको शुरू किया था और गांधी जी इसके संपादक रहे थे 1919 से 1931 तक। उसके बाद 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका निकाली थी, बट वो सब बात का टॉपिक है, उनको यहाँ पे मिक्स नहीं करते हैं। फिलहाल जो यहाँ से एमसीक्यू बनेंगे इस चैप्टर से वो ये हैं, आप इन सबको अलग से नोट कर सकते हैं, सारे ही एग्जाम्स के बच्चे। तो ये हमारा गवर्नमेंट का सेक्शन पूरा हो गया है। एक सेक्शन अभी हम और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सेक्शन वाइज है। विविधता की समझ हम कर चुके हैं, विविधता एवं भेदभाव हम कर चुके हैं। सरकार क्या है इसकी थ्योरी मैं आपको बता चुका हूँ। और इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एनसीईआरटी की बुक को आपको ज़रूर फॉलो करना है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। पॉलिटी में आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत इजी हैं या थ्योरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा या साइंस पढ़ाऊँगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं हाथ से लिख के बताऊँगा। आपको एनसीईआरटी को पढ़ना और देखना आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चौथे सेक्शन पे आते हैं कि स्थानीय सरकार और प्रशासन का जो चौथा सेक्शन है, इसका भी एक लेक्चर हम देख लेते हैं आज ही।
ठीक है, देखिए स्थानीय प्रशासन में 3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो पंचायती राज है, जो चैप्टर हमको क्लास 6 में दिया गया है। एक पंचायती राज है, एक ग्राम का प्रशासन है, एक नगर प्रशासन है। तो पंचायती राज, ग्राम प्रशासन, देखिए सामान्य जीवन में आप इससे परिचित जरूर होंगे। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा होती है एक गांव के अंदर आने वाले सभी लोग जो वयस्क हो चुके हैं या जिन्हें वोट देने का अधिकार मिल चुका है। आप जानते हैं कि वोट देने का अधिकार भारत में 18 साल की उम्र में मिल जाता है। तो सभा में सारे गांव के व्यक्ति जिन्होंने वोट दिया है वो सारे उसमें शामिल होते हैं। ये फोटो मटेरियल आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत में चुने हुए लोग जाते हैं, या जिनको आप कहते हैं गांव के अंदर वार्ड होते हैं, वार्ड से एक वार्ड मेंबर जाता है और जो पंचायत बनती है वो चुने हुए लोगों की बनती है। सभा में सारे के सारे लोग शामिल होते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत के काम हैं, इनको भी आप एक बार देख लीजिए, ये सब आपको पता है। ये मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि अगर आप अपर, लोअर और आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अभी आप पहले प्री की तैयारी करेंगे फिर मेंस की तैयारी करेंगे। तो आपको चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ेंगी। एमसीक्यू जहाँ से बनेगा वो मैं बता रहा हूँ, और फोल्डर मटेरियल भी आप देखे रहिए ताकि जैसे ही आपका प्री क्लियर हो जाए आप सीधे मेंस पे जंप करें और इनकी प्रैक्टिस करें। दूसरा, अब हम आते हैं ग्राम पंचायत के जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका। देखिए एक छोटा सा मैं मॉड्यूल आपको बता देता हूँ। ये छोटे छोटे वार्ड हैं, वेन डायग्राम समझना आप सभी को आता होगा। छोटे छोटे वार्ड हैं, वार्ड को जो कवर करता है वो ग्राम पंचायत है और उसको जो कवर करता है ग्राम सभा। मतलब ग्राम सभा सबसे बड़ी, ग्राम सभा के अंदर ग्राम पंचायत आते हैं। ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर शामिल होते हैं और एक सचिव शामिल होता है। सचिव प्रशासनिक अधिकारी होता है, या गांव में कहें तो हम सरकार का व्यक्ति होता है। अभी जो वीडियो के एग्ज़ाम हुए थे ये वही सचिव लोग होते हैं। तो ये ग्राम पंचायत का एक जो ढांचा है वो है। ऐसे वेन डायग्राम्स को ना आप मेंस में लिखने में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी मेंस राइटिंग में हमेशा इनको यूज किया है कि जब भी मेंस लिखो तो वेन डायग्राम। आपने बहुत बार सुना होगा कि मेंस में अगर मार्क्स अच्छे लेने हैं, मेंस में अगर मेन क्लियर करना है तो आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, या अदर डायग्राम बनाने पड़ेंगे, फ्लो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो वो डायग्राम आपके वहाँ तब बनेंगे जब आपने पढ़ाई ही उस तरह से की जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि आपने ऐसे बनाने हैं वेन डायग्राम। दूसरा, अभी देखिए ये है जैसे स्टेप वाइज डायग्राम की। पंचायत के 3 स्तर होते हैं। तो प्रथम स्तर पर क्या होती हैं? ग्राम स्तर पर क्या होती हैं? ग्राम पंचायतें होती हैं। द्वितीय स्तर पर विकासखंड या पंचायत समिति, और तृतीय स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। आप सभी इनके बारे में परिचित होंगे, बट इनको वहाँ पे लिखना कैसे अगर क्वेश्चन आ गया ग्राम प्रशासन किस तरह से काम करता है, तो बजाय थ्योरी लिखने के आप ऐसे डायग्राम से समझा सकते हैं। और ये टेक्निक मैं आगे यूज कर चुका हूँ। ये इसका एक सिंपल डायग्राम है। अगर छोटे क्वेश्चन में आ रहा है तो ये टाइम जगह आपके पास ज़्यादा है, ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो इस डायग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक की चीज़ें हैं। आज हमने कवर किए हैं 2 लेक्चर, सरकार के बारे में और पंचायती राज के बारे में। अगले लेक्चर में हम गांव का प्रशासन और नगर प्रशासन कवर करेंगे। 2 वीडियो और आएंगे और क्लास 6 की पॉलिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं। एमसीक्यू कैसे बनाने हैं, प्रीलिम्स में कैसे हेल्प लेनी है, छोटे एग्ज़ाम्स के लिए कैसे पढ़ना है, और जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मेंस में फोल्डर मटेरियल आपने कैसे चूज़ करना है। अगर कोई डाउट आ रहा है या जो मेथड है वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ लेने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, पीडीएफ कैसे पढ़ना है इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा जहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा। और एक बार हमारी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 जैसे जैसे ये क्लासेस कंप्लीट होते रहेंगी तो मैं इनकी एक कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कर दूंगा। एवरीवन, अगेन ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम एनसीईआरटी की सीरीज़ पे अभी वर्क कर रहे हैं और अभी मैंने पॉलिटी से शुरू किया है। मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बता दिया है। आपने जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, चाहे आपके पास हार्ड कॉपी या पीडीएफ हैं, आपको उन्हें डाउनलोड कर लेना है। उनको आपने थोरोली एक बार पढ़ना है। उसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, उनको आपको एक बार नॉर्मली गो थ्रू होना है, एक बार एक रीडिंग में लेके आना है। वहाँ से जो भी एमसीक्यू बनते हैं,
जहाँ से मेंस के लिए फ़ोटो मटेरियल पिक किया जाता है और किस वे में उनको लिखा जाता है, ये मैंने कल आपको बताया था। वेन डायग्राम कहाँ पे बनाने हैं, फ्लो चार्ट कहाँ पे बनाने हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है कि आपको पढ़ना कैसे, ये हमारी चेंज नहीं होगी। दूसरी बात, क्लास 6 के पॉलिटी से हमने बहुत बेसिक शुरू किया था। विविधता की समझ, विविधता और भेदभाव हम कर चुके हैं। सरकार क्या है हम कर चुके हैं। कल हमने थोड़ी सी नज़र डाली थी पंचायती राज के ऊपर। तो आज थोड़ा सा रिवीजन करते हुए इस सेगमेंट को हम कवर करते हैं जिसमें स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है। तो आज हम कवर करने वाले हैं पंचायती राज, गांव का प्रशासन और नगर का प्रशासन। इसकी थोड़ी बहुत जो डिटेल्स हैं, जो रीडिंग्स हैं, वो मैंने आपके कल एक बार नज़रों में डाली थी कि इसमें है क्या। ग्राम सभा के बारे में बताया है। पूरे गांव में जितने भी लोग वोट देते हैं, 18+ हो चुके हैं, वो सब ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमने ग्राम पंचायत थे। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने हमारे चुने हुए मेंबर थे, गांव छोटे छोटे वार्ड में विभाजित होता है। देखिए जो एक गांव है ये छोटे छोटे वार्ड में विभाजित होता है और इन वार्ड से वार्ड मेंबर चुन के आते हैं। एक ग्राम पंचायत इनके थ्रू बनती है और पूरे के पूरे गांव को हम, जिसमें वोटिंग देने वाले लोग शामिल होते हैं, उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, आज एक छोटा सा रिवीजन चल रहा है। दूसरा, 3 स्तर की पंचायत होती हैं, इसके बारे में बताया था। अगर आप फ्लो डायग्राम के थ्रू जाना चाहते हैं तो ये डायग्राम है कि पहले सबसे छोटा जो हमारा गांव का स्तर होता है उसमें गांव पंचायत है, फिर पंचायत समिति और जिले के स्तर पर जिला परिषद है। ये आप इसको एक फ्लो डायग्राम के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत या पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। आज हम इसके बाद गांव के प्रशासन पे देखेंगे। देखिए गांव के स्तर पर या जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक राजनीतिक चीज़ें होती हैं और एक प्रशासनिक चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। राजनीतिक चीज़ों में चुने हुए लोग जाते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर जाए। और प्रशासनिक जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर जो एग्ज़ाम्स निकाल के, जैसे आप और हम हैं, एग्ज़ाम्स निकाल के ये सरकारी सेवाएं ये देते हैं, ये सरकारी सेवक होते हैं। तो राजनीतिक तो हम कल पढ़ चुके थे कि वार्ड मेंबर्स क्या होते हैं और पंचायत कैसे बनती है। आज हम थोड़ा प्रशासनिक पे आते हैं। इसमें एक सचिव मैंने आपको बताया था, जो ग्राम पंचायत पे जो उनका एक ऑफिशियल वर्क होता है, रजिस्टर करना, रिकॉर्ड को रखना, वो सचिव करता है। उसके बाद पुलिस थाना और पटवारी। हालांकि देखिए पॉलिटी में चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इसको फैमिलियर होंगे और क्लास 6 की एनसीईआरटी बेसिक बच्चों के लेवल की होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको लग रही होंगी कि बहुत बेसिक थ्योरी है और आपने आज तक जहाँ भी पढ़ा होगा या जो आपके पढ़ने की इमेज आपकी जो माइंड में बैठी हुई है वो वही ट्रेडिशन पॉलिटी का बैठा हुआ है कि आर्टिकल्स हो गए, थोड़े बहुत जो अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, उनकी एज क्या होती है वो हो गई, और 1-2 लोकसभा राज्यसभा की शर्तें। बट क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, पॉलिटी उसका एक बहुत बेसिक है। कुछ दिनों में जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लासेस शुरू होगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ एनसीईआरटी क्यों वैल्यू करती है। पॉलिटी में आपको थोड़ा बहुत ये जो थ्योरी है वो लग सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुलिस थाना। पुलिस थाने के बारे में आप सभी जानते हैं। एक थाने का एक निश्चित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली क्रियाकलापों को ही पुलिस थाना नज़र रखता है। चोरी, अपराध, दुर्घटना और जितने भी अन्य मामले होते हैं वो पुलिस थाने के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद राजस्व विभाग। पटवारी भर्ती अभी अभी उत्तराखंड में आके गई है, तो आप राजस्व विभाग के बारे में अच्छे से समझते होंगे। राजस्व विभाग भूमि से संबंधित जितने भी कर इकट्ठे होते हैं, भूमि की जो नापना होता है, विवाद के मामले होते हैं और रिकॉर्ड होते हैं, उन सबको रखता है। पटवारी, ये देखिए एनसीईआरटी का मटेरियल है। किसी किसी क्षेत्र में इसके जो हेड को पटवारी कहा जाता है, किसी क्षेत्र में लेखपाल कहा जाता है, कहीं ग्रामीण अधिकारी और कहीं कानून को भी कहा जाता है। एक पटवारी के अंतर्गत कुछ निश्चित गांव आते हैं, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। एक एमसीक्यू यहाँ पे बन रहा है तो इसको मैंने नोट कर लिया। जरीब। जरीब एक टर्म का नाम आया है वहाँ पे कि जरीब क्या होती है। जरीब एक लोहे की जंजीर होती है जिसको पुराने समय में भू नाप के लिए उपयोगी माना जाता था।
तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, अगर ये आ गया तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए ये जो पॉइंट है, हिंदू अधिनियम धारा 2005, ऐसे क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में आ चुके हैं। जैसे जो विवाह अधिनियम है जो 1955 का है, 5th का है, वो आ चुका है। तो इन अधिनियमों के ऊपर भी आप एक बार इस बार से एमसीक्यू के लिए इनको भी आप मार्क करते हुए चलिए, क्योंकि ये कभी भी आ सकते हैं। हिंदू धारा अधिनियम या हिंदू अधिनियम धारा 2005 की है। इसमें परिवार की महिला को भी भूमि में अधिकार दिया गया था। नॉर्मली हमने जो चीज़ें देखी हुई थी ट्रेडिशन, वो ये था कि जो पुरुष हैं उनमें ही संपत्ति पिता की बढ़ती थी, लेकिन हिंदू धारा अधिनियम 2005 के अनुसार जो परिवार की महिलाएं हैं उनको भी भूमि में अधिकार दिया गया था। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विन्यास और भूमि व्यवस्था अधिनियम, इसका सन याद करिए 1950। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 3 ही एमसीक्यू अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, एक एमसीक्यू ये, एक एमसीक्यू हिंदू धारा अधिनियम। और उत्तराखंड में क्या हुआ था कि संशोधन के बाद महिलाओं को पति की संपत्ति में भी पैतृक अधिकार दिया गया था। यह अधिनियम 1905 का है, जबकि ये जो अधिकार दिया गया था ये सीएम माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में दिया गया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये 3 एमसीक्यू आप इनको नोट कर लीजिए। अब आते हैं ग्राम प्रशासन के बाद नगर प्रशासन में। नगर प्रशासन भी आप समझ रहे हैं, प्रशासन शब्द जब मैं बोल रहा हूँ तो आप समझते हैं कि शासन कैसे चल रहा है। तो नगरों में, जैसे गांव में वार्ड बने रहते थे, तो नगरों में भी वार्ड बने हैं। नगरों में जो वार्ड से जो सदस्य चुन के आते हैं उन्हें हम पार्षद कहते हैं। ये व्यवस्था भी आप समझते होंगे काफ़ी अच्छे से। जो एक नगर है वो छोटे छोटे वार्ड में बटे रहता है और वहाँ से क्या होते हैं, पार्षद चुन के आते हैं। ये जो डायग्राम की स्टडी है ये मैं आपको बता चुका हूँ, इनको कैसे मैंने मेंस में यूज किया और कैसे आपको इनको अपने मेंस राइटिंग में यूज करना है। इसके बाद ये एक छोटा सा वेन डायग्राम है, इस पर भी आप एक बार नज़र देख लीजिए कि ये एक बड़ा नगर है। नगर में कुछ वार्ड से कुछ पार्षद चुन के आए हुए हैं। कुछ यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो आपने जब आप नगर पंचायत में, नगर पालिका में जाकर देखते होंगे तो वहाँ पे कुछ वित्त विभाग के व्यक्ति बैठे रहते हैं, कुछ सफाई के डिपार्टमेंट को देखते हैं वो व्यक्ति बैठे रहते हैं। फिर उनके ऊपर जो जेई होते हैं, जो पटवारी होते हैं, वहाँ पे भी कुछ पटवारी होते हैं जो भूमि का नापन करते हैं। फिर एक अधिशासी अधिकारी होते हैं ईओ जिनको बोलते हैं। तो ये सब प्रशासनिक अधिकारी में आते हैं। और इसके बाद जो एक अध्यक्ष होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। तो नगर प्रशासन पे ये चीज़ें हैं। उत्तराखंड के बारे में भी एक नज़र मार लेते हैं यहाँ पे। उत्तराखंड में जो नगर पंचायत हैं वो जनसंख्या 5 से 50 हज़ार पे आते हैं। मतलब जहाँ पे जनसंख्या 5 से 50 हज़ार है वहाँ पे नगर पंचायतों का गठन किया गया है। जहाँ पे 50 हज़ार से 1 लाख और पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ 90 हज़ार, इसको भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। इसमें एक शर्त 90 हज़ार की भी है, वो नगर पालिका के क्षेत्र में आते हैं। और उसके बाद नगर निगम में जहाँ 1 लाख से अधिक या 90 हज़ार से अधिक जहाँ पे आते हैं वो ये ग्रामीणों के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसे नगर निगम कहा जाता है। उत्तराखंड में अभी 9 नगर निगम हैं। नवा श्रीनगर शामिल हुआ था। तो इसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको बताया था कि आपको कहाँ से कवर करनी है। ये सब परीक्षा वाणी का मटेरियल है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है नहीं पॉलिटी में, तो बहुत छोटे वीडियो बनाने का मतलब ज़्यादा बनता नहीं है। लेकिन क्योंकि थोरोली पढ़ाना है, हर चैप्टर को कवर करना है, इसलिए ये फोल्डर मटेरियल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लिया ताकि आपके दिमाग में चीज़ें थोड़ी बहुत उत्तराखंड की भी बैठ जाएँ। तो इसके बाद हमारी लगभग जो क्लास 6 की पॉलिटी है उसके 2 चैप्टर और रह गए और उनमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कैसे होती है और शहरी क्षेत्र में आजीविका कैसे रहती है। लेकिन उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे के क्लास 6 के एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं
अगले लेक्चर में आपको मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, ये पूरी कंपाइल वीडियो क्लास 6 की एनसीईआरटी की। इसके बाद क्लास 7 की एनसीईआरटी होगी। और जैसे जैसे चैनल में थोड़ा व्यू आने लग जाएंगे, जैसे जैसे बच्चों को पता चलने लग जाएगा कि चीज़ें कुछ इस तरह से चल रही हैं प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड, तो मैं जो इसके एक्चुअल सब्जेक्ट हैं जहाँ से एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, फिर उन चैप्टर्स को धीरे धीरे शुरू किया जाएगा। हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी सीरीज़ पे हम वर्क कर रहे थे और क्लास 6 की पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं उनको हमने कवर किया था। मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया था, क्लास 6 की या तो हार्ड कॉपी या फिर पीडीएफ आपको लेके बैठनी है, एक बार थोरली उसका रिवीजन करना है या रीडिंग करनी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट के एमसीक्यू बनने वाले हैं और कुछ जो बुलेट पॉइंट्स हैं, कुछ जो डेफिनेशंस हैं, मेंस में कैसे यूज करनी है लोअर एंड अपर पीसेस के, या ऐसे में उनको फोल्डर मटेरियल के रूप में किस तरह से यूज किया जा सकता है, वो मैंने आपको बताया था। क्लास 6 के देखिए जो भी पढ़ाने वाले लेक्चर्स थे, अगर आप बुक को फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपको करनी ही है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे लेक्चर करवा चुका हूँ। लास्ट के 2 चैप्टर कि रूरल एरिया में जो एक हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं और अर्बन एरिया में, ग्रामीण और शहरी दोनों में रोज़गार के साधन कैसे हैं, उसके 2 लेक्चर्स हैं और दोनों में मोस्टली थ्योरी ही है। मैंने काफ़ी देखा, उसमें एमसीक्यू जैसा बहुत डीप पॉइंट मुझे मिला नहीं। और ये बात मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि बहुत बार ऐसा होगा कि क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में और ख़ासकर पॉलिटी में आपको लगेगा कि बहुत बेसिक थ्योरी है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अभी ये स्टार्टिंग है, एक तरह के वार्म अप है। जो हिस्ट्री एंड पॉलिटी, हिस्ट्री ऑन जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस होंगी, वहाँ से क्लास 6 से ही आपको बहुत बढ़िया मटेरियल जिससे एमसीक्यू बनते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए ये एक तरह का स्टार्टअप है। तो क्लास 6 की पॉलिटी के जितने भी एमसीक्यू हैं वो मैं यहाँ पे आपके कवर कर रहा हूँ, ताकि पेपर के टाइम पे अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप प्रीलिम्स के टाइम पे या फिर जो यूके SSC के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आप बस इन एमसीक्यू सीरीज़ को ही देख के आगे बढ़ते चले जाएँ। दूसरा, क्लास 6 के पॉलिटी के जितने भी 4 या 5 लेक्चर हुए हैं इनकी मैं एक कंपाइल वीडियो इसके बाद डाल दूँगा, जिससे क्या होगा, पेपर से 1 या 2 हफ्ते पहले जब बहुत ज़्यादा पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है तो आप जल्दी से पॉलिटी को या हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, एनसीईआरटी को निपटा रहे हैं। तो चलिए एमसीक्यू को शुरू करते हैं। ये सब लेक्चर्स मैं पहले ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए बस एक बार आप देख लीजिए। पश्मीना शॉल या पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है और ये कहाँ का है? लद्दाख का है। लद्दाख को हम छोटा तिब्बत भी कहते हैं। केसर सागा एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसका मतलब है कि तिब्बत का एक ग्रंथ है जिसको लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिम गाते हैं और खेलते हैं, जैसे नाटक खेलते हैं। उसके बाद एक टर्म आई है चीनावाला की। चीनावाला क्या है? ये केरल में, इसमें एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। केरल में मछली पकड़ने का एक जाल है जो चीनी जाल से मिलता है, जिससे ये हमारा प्रूफ होता है कि चीनी जो यात्री हैं वो केरल में आ चुके थे। ऐसे ही एक चीना चट्टी है जिसको तलने के लिए जो बर्तन होता है, जैसे पहाड़ों में कढ़ाई यूज होती है, तो उस तरह से ये चीना चट्टी बर्तन है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो भी केरल में है वो चीन के व्यापारी भी वहाँ पे आए थे, चीन और अरबी व्यापारी। तो ये हम लेक्चर्स पे कवर कर चुके हैं, ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखते। भारत की खोज, ये जो किताब है ये आपने देखी होगी, आपने बहुत बार पढ़ा होगा जब आप बुक्स को कवर कर रहे होंगे स्टैटिक जीके में। तो ये जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने लिखी हुई है। अब इस पे जो क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे जा चुके हैं, बहुत बार एसएससी में जो बुक्स हैं उनको डायरेक्ट नहीं पूछ के उससे थोड़ा इनडायरेक्ट वे में पूछता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने लिखी है, सबको पता है। तो उसमें पूछा था कि ये किस लैंग्वेज में जो मूल रूप में है वो लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो ये भारत की खोज है, ये इसको भारत की खोज के रूप में नहीं लिख के द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रूप में लिखा गया था। मतलब ये जो बुक है ये इंग्लिश में लिखी हुई है। दूसरा, 1942 से 1945 के दौरान, आप जानते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, इस दौरान लिखा गया था। कहाँ? अहमदनगर किले, जो महाराष्ट्र की एक जेल है, वहाँ पे लिखी गई थी। तो 2 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो भारत की खोज किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा, भारत की खोज या फिर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो बुक है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है और समय का दौरान आप
देख सकते हैं 1942 से 1945। उसके बाद भारत में अनेकता में एकता का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इसके बाद आते हैं, देखिए भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन अभी ही शायद मेरे ख्याल से पटवारी या उससे पहले ये किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारे भारत में न्यायपालिका है वो कितने स्तर की है, तो वो भी 3 ही स्तर की है। एक हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद स्टेट कोर्ट्स होते हैं या जिनको हम हाई कोर्ट बोलते हैं, और उसके बाद एक जिला लेवल पे कोर्ट्स होती हैं। उसके बाद देखिए यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्र था जो 1919 से 1931 के बीच में प्रकाशित हुआ था, और इसका प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। बाकी इसके बारे में जो अलग से फैक्ट हैं वो डेली के जो लेक्चर सीरीज है उनमें डाले गए हैं। सफरेज मूवमेंट से 5-6 क्वेश्चन बने हैं, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको लिया है। सफरेज मूवमेंट किससे रिलेटेड था? राइट टू वोट से रिलेटेड था। किसका राइट टू वोट? वुमेन का। समय इसका प्रथम विश्व युद्ध के समय का है। इसके बाद जो अमेरिका में है वो 1920 में महिलाओं को वोट देने की आज़ादी मिल गई थी, और ब्रिटेन में 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। इसके बाद देखिए ग्राम पंचायतों के समूह को क्या कहते हैं? पंचायत समिति। ये विकासखंड स्तर पे होती है। उसके बाद पंचायतों में जिला स्तर पे क्या होती है? जिला परिषद होती है। एक टर्म और है जरीब। जरीब क्या है? लोहे की एक जंजीर जिसका भूनाप के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हिंदू धारा अधिनियम कब का है? 2005 का है। ये परिवार की महिला को भूमि अधिकार दिलाने के लिए अधिनियम लाया गया था। उत्तराखंड में भी सेम एक अधिनियम आया था, जो यूपी का जो संशोधन अधिनियम है वो 1950 का है। देखिए इसके बारे में डिटेल आपको लेक्चर्स में जाना पड़ेगा। इसमें बस एक फैक्ट रखा गया है कि 1950 का ये एक एक्ट था जिसको संशोधित किया गया है। लागू 2021 में हुआ था। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उसमें मुख्यमंत्री थे, और इसमें क्या था? पति की संपत्ति में भी पैतृक अधिकार महिला को दिया गया था। उसके बाद लास्ट के जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें से मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, बट वो पूरी की पूरी थ्योरी है, आपको उसको पढ़ना है, एक बार देखना है। उससे एक तो इंटरेस्ट डेवलप हो रहता है, दूसरा थोड़ा बहुत आपका माइंड क्लियर रहता है कि हाँ एनसीईआरटी मेरी कवर हो चुकी है। एक ही क्वेश्चन उसमें से मेरे को देखने को मिला, और वो है चखेसंग समुदाय, जो कि नागालैंड से आता है। चखेसंग कम्युनिटी कहाँ की है? नागालैंड की है। देखिए जो कम्युनिटी हैं जो एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा, कहीं पे पता भी नहीं चलता है कि ये लिखा हुआ है, क्योंकि स्टोरी के रूप में उनको डाल दिया गया है। तो ये जो आप देखते होंगे कि इतनी सारी हमारी जो जनजातीय समुदाय हैं, 75 तो हमारी PVGTs हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप में आती हैं। तो 75 के 75 या जितने भी हमारे भारत के राज्य हैं सब में जनजातियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो सबको याद नहीं करना होता है। जो जो इम्पोर्टेंट होती हैं और जो जो एनसीईआरटी में कवर्ड होती हैं वो तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो चखेसंग समुदाय कहाँ का है? नागालैंड का है। बस, तो क्लास 6 की पॉलिटी में मैंने आपको थोरोली कवर करवा दिया है। इसकी MCQ भी मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दी है। इसके बाद हम क्लास 7 की पॉलिटी में आएंगे, क्लास 8 की पॉलिटी में आएंगे। जब पॉलिटी एक बार कवर हो जाएगी, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा कम है, पढ़ने में ईजी है, उसके बाद जब जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स, वहाँ पे आएंगे और इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ये कुछ टर्म भी थी जो हमने पढ़ी थी, एक बार नज़र मार लीजिए इन पे। पूर्वाग्रह क्या होता है ये मैंने पढ़ा रखा है। रूढ़िबद्ध या जो हमारी स्टीरियोटाइप मेंटलिटी वो क्या होती है वो बता रखा है। भेदभाव बता रखा है, इनइक्वालिटी बता रखी है, और डिस्क्रिमिनेशन बता रखा है। ये सब बाकी की चीज़ें लेक्चर में कवर हैं, आप लेक्चर्स को देख सकते हैं।